हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम विजन IAS मैगजीन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आर्टिकल 5 से शुरू कर रहे हैं और आज आर्टिकल 5 और न्यूज इन शॉर्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, पूरा वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में भी सवाल बनने की पूरी संभावनाएँ हैं और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज इन शॉर्ट्स में दी हुई हैं जो आपको प्रीलिम्स में सहायता कर सकती हैं और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये आर्टिकल आगे बढ़ेगा। तो इसमें आर्टिकल में है कि विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये कैसे मिलता है और ये क्या चीज़ें होती हैं, ये स्पेशल कैटेगरी होती क्या है, संविधान में इसका कैसे उल्लेख किया गया, किस प्रकार से, इसके मानदंड क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह क्या होगी। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, साथ साथ जो है न्यूज इन शॉर्ट्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें दिया आर्टिकल विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, SCS। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि बिहार का जो मंत्रिमंडल है, जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, नीतीश और तेजस्वी की सरकार है, बिहार मंत्रिमंडल, उसने क्या है, राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने के लिए एक रेजोल्यूशन को पारित किया है मंत्रिमंडल ने। इस संकल्प में क्या है, केंद्र सरकार से अनुरोध की गई ये बात को कि वह जो है बिहार को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का विचार करें। इसमें केंद्र सरकार से ये अनुरोध किया गया। तो ये क्या है, बिहार मंत्रिमंडल ने ये एक रेजोल्यूशन को पारित किया। तो तथ्य संबंधित क्या थे कि किस आधार पे बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी की बात की जा रही है, तो किस आधार पे स्पेशल कैटेगरी होगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्या है कि राज्य में गरीबी है, पिछड़ापन है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। क्योंकि जब आप बिहार को देखेंगे, बिहार है, ठीक है, तो बिहार पहले क्या था, ये झारखंड वाला हिस्सा भी था और उसके पहले उड़ीसा बंगाल भी था। तो बंगाल विभाजन हुआ, फिर ये उड़ीसा झारखंड और जो बिहार है ये एक था, फिर उड़ीसा का विभाजन हुआ, फिर साथ साथ क्या है कि अब इसमें झारखंड भी अलग हो गया। तो जो संसाधन वाले क्षेत्र थे वो झारखंड में चले गए और बिहार जो है वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा बना रहा संसाधन के मामले में। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, इस बात की हवाला दी जा रही है। राज्य का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या है, नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है। अगर बिहार के आप क्षेत्र नक्शे को देखें तो जो भी हिमालय से जो भी नदी आती है, जैसे कोसी हो गया, अन्य जो नदियाँ आती हैं, ये क्या होता है, ये जो है यहाँ बाढ़ काफ़ी मात्रा में आती है। तो बाढ़ इसके प्रभावित है उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी भाग में क्या है, सूखा पड़ता है। तो ये एक 3-4 चीज़ें जो हैं वो क्या है, स्पेशल कैटेगरी के लिए एक जो है मानदंड बताए जाते हैं कि बिहार के लिए भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देना चाहिए। जो राज्य का विभाजन हुआ, बताया ना आपको, ज़्यादातर उद्योग थे वो झारखंड के हिस्से में चले गए। इससे क्या हुआ कि बिहार राज्य में रोजगार और निवेश जो है, एम्प्लॉयमेंट और क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे कमी आ गई। ठीक है, तो अभी अन्य तथ्य यह है कि बिहार के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो है ये मांग कर रहे हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जानते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। तो स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है वो क्या करती है, राज्यों को जो है एक तरह का वर्गीकरण करती है, राज्यों को देती है एक तरह का वर्गीकरण करके। अब स्पेशल कैटेगरी में इसमें होगा क्या, उसमें जो है क्या उन राज्यों को दिया जाता है, उन राज्यों के विकास में सहयोग किया जाता है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो क्या है भौगोलिक तौर पे ठीक, और सामाजिक और आर्थिक तौर पे क्या है, पिछड़ेपन का सामना करते हैं। तो उन सारे जो राज्य हैं उनको जो है केंद्र सरकार एक तरह से जो है उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देती है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बन सकता है। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। किसके द्वारा, 5वें वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग का आर्टिकल किस आर्टिकल, संविधान किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 5वें वित्त आयोग के दौरान क्या है कि 1969 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक, और स्थानीय लोगों की जो राज्यों की सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्थानों में क्या है, आरक्षण प्रदान करके कुछ पिछड़े राज्यों को लाभान्वित किया जाए। ठीक है, इसमें उसका उद्देश्य सिर्फ यही था, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, कि विशेष विकास बोर्ड का जो है, विशेष तौर पे विकास बोर्डों का क्या हो, गठन हो, स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में और जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें कुछ आरक्षण मिले। तो इससे क्या होगा, पिछड़े राज्यों को लाभान्वित मिलेगा। जो ये क्या है कि SCS राज्यों को क्या है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर अनुदान मिलता था। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पर क्या है, अनुदान प्राप्त होता था, जो भी था। ठीक है, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पे अनुदान प्राप्त होता था। कमेंट करके आप ये बताइए कि जो गाडगिल है, DR गाडगिल, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कौन सा मतलब ये पंचवर्षीय योजना है जिसको जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को
किस पंचवर्षीय योजना को तो गाडगिल परियोजना के नाम जानते हैं? तो आपको ध्यान देना है तीसरा पंचवर्षीय जो योजना थी उसको हम गाडगिल जो है ये फार्मूला के नाम से या गाडगिल योजना के नाम से भी जो इसको जानते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको बता दिया आपको। तो ऐसे क्या है कि जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार क्या करती थी कि जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी NDC, इसी की सिफारिश के आधार पर जो है कुछ मानदंड था और ये मानदंड जो राज्य पूरा करता था उसी को जो है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा केंद्र सरकार देती थी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब आपको प्रीलिम्स में क्या देना है कि इसका जो शुरुआत कैसे हुई, तो 5वें फाइनेंस जो कमीशन था, 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो विशेष विकास बोर्ड हो उसका गठन किया जाए विशेष तौर पे और स्थानीय लोगों को जो है नौकरी दी जाए, शैक्षणिक संस्थानों में, अन्य सरकारी नौकरियों में उसका आरक्षण दिया जाए। इससे क्या हो, पिछड़ी वर्गों को, पिछड़े राज्यों को जो है लाभान्वित होंगे। इसका फार्मूला किस पे था, तो गाडगिल मुखर्जी जो फार्मूला था, ठीक, गाडगिल मुखर्जी फार्मूला पे जिसको क्या मिलता था, अनुदान मिलता था। और क्या कहता था कि जो NDC थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो विकास कार्यों को अप्रूवल करने वाली संस्था थी। तो ये क्या करती थी, ये जो है कुछ मानदंड बनाई। तो मानदंड जो बनाई थी, इसी मानदंड को जो राज्य पूरा करते थे उनको जो है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया, ठीक है। तो अभी इसमें जो है 1969 में किन किन राज्यों को दिया गया था वो चीज़ जानते हैं। तो 3 राज्य थे, जम्मू कश्मीर था पहला जिसको मिला। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन था जिसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिला, तो जम्मू कश्मीर था। दूसरा असम था, तीसरा नागालैंड था। अभी वर्तमान में कितना है, 11 है। 11 राज्य ऐसे हैं, 11 स्टेट ऐसे हैं जिनको क्या है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। ये कौन कौन से राज्य हैं, ये असम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है और तेलंगाना है। अभी क्या है कि ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक। तो अभी हम जानते हैं, अभी इसको छोड़ दीजिए। तो अभी क्या है कि अभी हम एक चीज़ और जानते हैं कि कौन कौन सा मानदंड था जिसको NDC ने डेवलप किया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बनाया था। तो मानदंड कौन कौन से हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए कौन कौन से मानदंड हैं, तो पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना पहला मानदंड था। मतलब कोई राज्य में पहाड़ी हो या दुर्गम इलाका हो, ये पहला मानदंड था। दूसरा मानदंड ये था कि कम जनसंख्या घनत्व हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, तो इसमें कम जनसंख्या घनत्व हो, या क्या है राज्य में एक बड़ी जनजातीय आबादी का हिस्सा रहता हो। जनजातीय आबादी का हिस्सा कैसे मालूम चलेगा, जैसे इसमें आप मान लीजिए, देख लीजिए, असम नागालैंड हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसमें ठीक मिजोरम हो गया। तो यहाँ क्या है कि बड़ी आबादी का एक हिस्सा रहता है जनजातीय आबादी, ठीक है। अभी क्या है कि पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति हो। अब क्या है कि जितने हमारे पड़ोसी देश है, जैसे आप जम्मू कश्मीर से आइए, सिक्किम में आइए, उत्तराखंड में आइए, हिमाचल प्रदेश में आइए और पूर्वोत्तर के राज्य सभी पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं। और ये क्या है, ये जो है सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पे सीमा और सुरक्षा की स्थिति जो है हमेशा लगातार बनी रहती है। विद्रोह से लेकर के, आतंकवाद से लेकर के, अनेक प्रकार के फंडिंग और अनेक प्रकार के जो है यहाँ पे चुनौतियाँ, दुर्गम, ये हमारे संप्रभुता के खतरा के लिए विद्यमान रहती हैं। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों का भी मानदंड है। और क्या ये राज्य जो है, कोई राज्य अगर आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन हो, ये भी एक मानदंड है। और क्या है, राज्य के वित्त का स्रोत जो है अनिश्चित हो। मतलब क्या है, जितना जो फाइनेंस उसका राजस्व प्राप्त हो रही है राज्य का, ये क्या है, स्रोत क्या है, अनिश्चित हो, कभी कम आ रहा हो, कभी ज़्यादा आ जा रहा हो, कभी क्या इसमें अनिश्चितता बनी रही हो। तो ये भी क्या है, एक जो है मानदंड है। तो इसमें क्या क्या है, 5 प्रकार के मानदंड हैं। ये मैं इसलिए मानदंड बता रहा हूँ कि इस पर UPSC का, इस पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। UPPCS ने भी सवाल इस पे पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में पूछा, प्रॉपर प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा हुआ है, PYQ उठाकर आप देख लीजिए। तो इस पे 5 ये मानदंड हैं कि पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना, पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पे जो सामरिक अवस्थिति है वो है, और आर्थिक अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन है, और राज्य वित्त का स्रोत क्या है, अनिश्चित है। ये सारे मानदंड जो हैं ये लगते हैं, तो इसको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलता है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इसमें, कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप अपने आर्टिकल को पढ़े होंगे, संविधान को भी पढ़े होंगे, और सतत लक्ष्मीकांत को भी मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिए होंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया होगा। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा आर्टिकल 370 रिमूव हुआ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक आर्टिकल है 371, ठीक है।
तो अभी क्या है कि संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, ये संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ये अनुच्छेद 371, फिर 371 ए से लेकर के फिर जे तक और फिर एच तक और फिर जे तक है। फिर हालांकि क्या है कि संविधान जो है किसी भी राज्य को जो है स्पेशल कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत नहीं करता, पर इसके लिए क्या है विशेष प्रावधान है। ये मत सोचिएगा कि जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेटस की बात हो रही है वो संविधान में हमारे लिए निहित है, ऐसा नहीं है। संविधान किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी राज्य स्टेटस के राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में ये कंफ्यूज कर देगा। तो विशेष प्रावधान किसके लिए की गई हैं वो राज्यों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 371 यहाँ पे बता रहा है। तो ये यूपी पीसीएस का एकदम फेवरेट टॉपिक है, इसमें करीब कई बार प्रीलिम्स में सवाल बने हुए हैं और यूपीएससी भी पूछता है इस पर। तो 371 जो है वो क्या है, वो जो है इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए जो इसमें प्रावधान किए गए हैं। 371 ए जो बोल रहा है, ए किसके लिए है, वो नागालैंड के लिए है, नागालैंड के लिए, ठीक है। 371 अब मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ए जो है वो किसके लिए है, नागालैंड के लिए, ठीक है, नागालैंड के लिए। बी जो किसके लिए है, आपको ध्यान देना है कि बी जो है वो किसके लिए है, असम के लिए है, ये असम के लिए है। सी किसके लिए है, वो मणिपुर के लिए है, मणिपुर के लिए, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि ए गुजरात महाराष्ट्र हो गया, बी ए बी सी कौन कौन से हैं, NAM, नेम से याद कर लीजिएगा कि ABC की कैटेगराइजेशन करेंगे कि नागालैंड, मणिपुर और असम और मणिपुर, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल कैटेगरी हो गया। अब अब आता है 371D भी आता है। तो इसमें कौन सा है, डी और ई क्या है, इसमें आंध्र प्रदेश है, इसमें कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। आर्टिकल जो ई है मैंने डी और ई आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब ये मतलब ई में क्या है, डी में आंध्र प्रदेश है और ई में भी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल जो एफ है वो क्या बोलता है, इसमें एक बार और थोड़ा देख लीजिए, क्लियर करके बताता हूँ। आर्टिकल एफ जो है मैंने 371 एफ क्या करता है, वो सिक्किम के बारे में प्रावधान करता है, सिक्किम के बारे में, ठीक है, आर्टिकल एफ। और जी क्या करता है, वो है मिजोरम के बारे में, जी जो है मिजोरम के बारे में, ठीक है, जी मिजोरम के बारे में है। एच क्या है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, इसको ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, एच है। और आई क्या है, वो गोवा के बारे में बात करता है, यानी गोवा के बारे में। और जे क्या है, जे जो है वो जो है मतलब ये क्या करता है, हैदराबाद और कर्नाटक के जो क्षेत्र है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे, तो उनके लिए बात करता है जे, ठीक है। तो आपको इसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो एच है वो किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। जे जो है वो किसके लिए है, वो है आपका जो है कि अरुणाचल कर्नाटक और हैदराबाद के कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए डेवलपमेंट का प्रावधान करता है। एच आई क्या करता है, गोवा के लिए करता है। तो आपको इसमें एक बार बैक करके सब चीज़ें देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको कन्फर्म इसमें से याद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि संविधान क्या करता है, किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है, हालांकि उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इन आर्टिकल्स में किए गए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ शुरू होती है प्रीलिम्स के लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, वित्त आयोग, ये 14वां वित्त आयोग बोला है। और इसके पहले जो है आप लोगों को देखा पता होगा कि 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे स्पेशल कैटेगरी शुरू हुई थी। तो 14वां क्या बोल रहा है कि किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी नहीं देना चाहिए। इसके बाद से अब क्या है कि अब किसी भी राज्य को नए तौर पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है। बिहार राज्य ने अब बिहार राज्य मांग कर रहा है और ये चुनावी वादा भी है, तो इसीलिए रिजोल्यूशन पास किया गया है, ठीक है। अब इसमें आता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं और आगे की राह है। तो हम लोग समझने का जल्दी प्रयास करेंगे क्योंकि अब जल्दी पढ़ना भी है। तो विशेष श्रेणी की जो राज्य उसके लाभ क्या होते हैं, तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट केंद्रीय सहायता खूब मिलती है। अब क्या है कि अतीत में जो था गाडगिल मुखर्जी फार्मूला था, उसमें कुल केंद्रीय सहायता का लगभग 30% भाग किसको मिलता था, SC के राज्यों को मिलता था। कुल केंद्रीय सहायता जो होता है उसका 30% भाग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था ना, उसको मिलता था। हालांकि जब 14वां वित्त आयोग आया और 15वें वित्त आयोग आया, एनके सिंह थे इसके अध्यक्ष, और 15वें के अभी क्या है कि 16वां वित्त आयोग भी अब इसका गठन हो चुका है। कमेंट करके बताइए हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये किसको अध्यक्ष नामित करने की बात की जा रही है, उसको आपको ध्यान देना है और आपको कमेंट जरूर करना है इसको, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के लिए। तो 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, इस सिफारिश के बाद जो है डिविजिबल जो पूल था उसके साथ एकीकृत कर दिया गया। जो ये आवंटन था अब क्या कर दिया गया, इसको एकीकृत कर दिया गया, ठीक है। अब ये इसका विस्तार सभी राज्यों के लिए हो चुका है, ठीक। अब क्या है कि जो 14वां वित्त आयोग था इसने केंद्र का जो विभाजनी कर है, यानी जितना कर आपको टैक्स का कलेक्शन जितना होता है, सरकार को जितना राजस्व मिलता है उसका कितना है 42% जो है हिस्सा किसको मिलता है, राज्यों की हिस्सेदारी को जाता है, ठीक है।
इसमें राज्यों का हिस्सेदारी हो जाता है। ठीक, अब इसी के लिए हालांकि 15वें वित्त आयोग ने इसको क्या बोला, इसको कर दिया 41%, 1% इसको घटा दिया। ठीक, फाइनेंस में भी इसको फायदा मिलती है। जैसे क्या है, CS राज्यों को क्या है, केंद्र जो प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उसमें क्या मिलता है, केंद्र और राज्य सरकारों को लगभग 90-10 का अनुपात करना पड़ता है। मतलब अब क्या है कि मान लीजिए अगर स्पेशल कैटेगरी का राज्य का दर्जा नहीं है तो उसको कितना, मान लीजिए कि कोई योजना है तो 60%, अगर उसमें 100 रुपये में से 60% क्या करेगी, 60 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी, 40 रुपये राज्य सरकार देगी, या फिर जो है 80 केंद्र देगी, 20 राज्य देगा। अब जब स्पेशल कैटेगरी में जाता है तो उसमें 90 केंद्र देता है, 10 ही जो है राज्य अपना पैसा खर्च करता है, ये बात होती है। ठीक है, अब खर्च नहीं किए गए फंड की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, इसका होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई फंड अगर आया है और वो खर्च नहीं हुआ है तो उसको हम राज्य क्या कर सकते हैं, अगले साल भी जो है उसको खर्च कर सकते हैं, अगले साल भी खर्च कर सकते हैं। अब इसको वापस नहीं कर सकते, आप वापस करने की आवश्यकता इसको नहीं होती स्पेशल कैटेगरी की मिल जाने के बाद। ठीक है, प्रोत्साहन भी मिलता है, जैसे कि नए सारे उद्योग स्थापित करने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट रेट में महत्वपूर्ण रियायत मिलती है। ठीक है, ऋण स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का भी जो है लाभ इसमें राज्यों को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि SCS के विचार से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। अभी ये होता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर दी जाए तो उसकी चिंताएं क्या क्या हैं, तो मानदंड पे क्या है, मानदंड पे चिंताएं हैं कि जो SCS का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान करने के लिए जो मानदंड है उसमें क्या है, राज्यों के बीच में आम सहमति का अभाव है। जैसे क्या है कि सीमावर्ती और हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड को मिला है SCS दर्जा। ठीक, और वहीं क्या है, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को अधिकांश जो है, बहुत सारे राज्य इसमें हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार वगैरह क्या है कि पिछड़े हैं, ये क्या है, मानदंड में पिछड़े हैं, इसके बावजूद इनको इस दर्जे से वंचित कर दिया गया। अंतर्राज्यीय असमानताएं पैदा हो रही हैं। जैसे क्या है कि कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी देने से क्या होता है कि अंतर्राज्यीय असमानताएं संबंधित चिंताएं पैदा होती हैं। असंतुलित आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं, इसका विकास, असंतुलित आर्थिक विकास होता है, सामाजिक संरचनाएं जो होती हैं वो संतुलित हो जाती हैं। राजकोषीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे क्या है कि अगर क्या है कि ऋण स्वैपिंग का, ऋण राहत योजनाओं का क्या कर सकते हैं कि ये दोहन करते हैं राज्य। ठीक है, अब इससे क्या है, अभी इससे क्या है कि अधिक खर्च के लिए, अब मान लीजिए ऋण रहित योजनाएं होंगी, ऋण स्वैपिंग हो गया, मान लीजिए कि इसमें खर्च करने की जो सीमा होती है वो भी इसमें कोई लिमिटेड होती है। मतलब अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो फिर अगले साल भी उसको खर्च कर सकते हैं। फिर केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है। इससे क्या होता है, राजकोषीय अनुशासनहीनता राज्यों में पैदा हो जाती है, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। ठीक है, और होता क्या है कि दीर्घकालीन जो है लायबिलिटीज सृजित होती हैं अगर अधिक ऋण लेंगे तो इससे क्या है कि जो मतलब इसमें GDP और डेप्ट का रेशियो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, राजकोषीय बोझ बढ़ता है। और अब मान लीजिए कि किसी भी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें अगर 90% केंद्र सरकार भुगतान करती है और सामान्य श्रेणी में क्या है, राज्यों में ये 60% है, तो इससे होता क्या है कि केंद्र सरकार पर अधिक दबाव बढ़ता है, तो राजकोषीय बोझ बढ़ता है। तो आगे की राह ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, निर्धनता को कम करना पहला उपाय है कि स्पेशल कैटेगरी राज्यों की वित्तीय सहायता की निर्भरता को कम करने के लिए स्थानीय उद्योगों का विकास हो, अवसंरचना का निर्माण हो, अर्थव्यवस्था में विविधीकरण लाया गया, अनेक प्रकार के जो विविधीकरण ला सकते हैं। ठीक है, मानदंडों की समीक्षा करनी चाहिए, जो किस प्रकार के मानदंड जो SCS को मिलते हैं। ठीक है, विशेष जो अब क्या है कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मानदंड हैं इन राज्यों को समझ आने वाली विशेष तरह की चुनौतियों को दर्शाएं। ठीक है, उधर SCS को संशोधित कर सकते हैं, मतलब जो भी दर्जा मिला हुआ है उन सारे जो लिस्ट है उनको संशोधित कर सकते हैं। अब क्या है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के साथ साथ कम संसाधन वाले आधार को भी शामिल करना चाहिए। मान लीजिए जैसे बिहार है, अब उसके पास संसाधन है ही नहीं तो क्या कर सकता है वहाँ पे, तो उसके लिए भी उसको जो है स्पेशल कैटेगरी का लिए उसमें शामिल करना चाहिए। अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाना चाहिए, सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों के बीच में सहयोग और साझाकरण को बढ़ाना चाहिए। ठीक, ये सारे जो इसमें है कि स्पेशल ये राज्य के दर्जा में, ये सारे क्या है स्पेशल राज्य के दर्जा में जो है ये शामिल किया सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि राज्यों को विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, सर्वोत्तम पद्धतियों और अनुभवों का जो है निरंतर आदान प्रदान भी बहुत आवश्यक है। तो ये सारे मुद्दे जो है इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अभी कुछ आता है इसके बाद की कुछ आगे की राह क्या है, तो इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये बस इतना जान लेना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नहीं, कि कोर और वैकल्पिक योजनाओं को विभाजित करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रीय एजेंडा के विकास एजेंडा के तहत जो उपलब्ध है उसको प्राथमिकता आधार पर आवंटन करना चाहिए। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए कि जो कोर और वैकल्पिक योजना उसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों के अनुपात में करना चाहिए, जिससे ये अनुपात दे दिया है। ठीक है, धनराशि जारी करने का तरीका सरल करना चाहिए और नगदी प्रबंधन की मजबूत नीति को करना चाहिए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, 100% जो है वित्त पोषण इसका हो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो ये सारे हैं, अभी ये मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप, बट इतना पर्याप्त है, इतना अगर आप करेंगे तो स्पेशल कैटेगरी का जो भी स्टेटस है सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे।
अब आता है न्यूज इन शॉर्ट्स में। न्यूज इन शॉर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। आईना डैशबोर्ड हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईना डैशबोर्ड का शुरुआत किसने की है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड का शुरुआत की है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को शुरू किया है। ये एक पोर्टल है और किसको शुरू किया है, इसको सब आपको ध्यान देना है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ये करता क्या है, 5 प्रमुख जो विषय हैं उसमें शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी देगा। कौन कौन से 5 प्रमुख विषय हैं जिसके बारे में जो है शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी देगा। तो 5 व्यापक स्तंभ क्या हैं? तो राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक है, ठीक, वित्तीय है, योजना निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है कि नहीं है, बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति किस प्रकार से हो रही है, कितना स्टेटस उसका, सभी चीज़ों के लिए 5 व्यापक जो स्तंभ हैं आईना डैशबोर्ड के यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो अभी क्या है कि 5 क्षेत्रों में आपको बता दिया ना मैं, 5 क्षेत्रों में, ये 5 क्षेत्र ये हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक, वित्तीय, योजना निर्माण, नागरिक केंद्रित और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति आईना डैशबोर्ड है। इसको ध्यान देना है 5 क्षेत्रों को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वे नियमित तौर पे इस पोर्टल पे क्या है, ऑडिट किए गए खातों के और स्वयं के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन मैट्रिक्स से अपनी डेटा को प्रस्तुत करेंगे। यानी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी अपने वित्त को खर्च करेंगी, जिनका जो भी ऑडिट होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा उसको शो करेंगी। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से क्या है, डेटा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में ये है अर्बन लोकल बॉडीज राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। डीआईसी क्या है, डीआईसी जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को क्या करता है, रणनीतिक सहायता प्रदान करता है। पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, कि अभी ये देखेगा कि कोई अर्बन लोकल बॉडीज अन्य लोकल बॉडीज की अपेक्षा किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, किस प्रकार से उसकी परफॉर्मेंस है। प्रेरणा प्राप्ति है, मतलब क्या है कि अन्य अर्बन लोकल बॉडीज को सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा, सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अन्य लोगों से सीखने का अवसर मिल सकता है इसमें। और क्या है कि इस पोर्टल की आवश्यकता क्यों है, बात आती है कि पोर्टल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो स्थानीय शासन समिति को यह कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और नई स्कीम को योजना बनाने और नीतिगत निर्णय में इसकी मदद मिलेगा। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको लक्ष्मीकांत आपने पढ़ाई होगा अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसने क्या बोला, अर्बन लोकल बॉडीज़ को शासन का तीसरा स्तर के रूप में मान्यता दिया। मतलब जो है गवर्नमेंट का तीसरा स्तर जो है यहाँ पे लाया गया। शासन का तीसरा स्तर जो है वो कौन बनाएगा, अर्बन लोकल बॉडीज। ये किस में है, ये शहरी क्षेत्रों के निकाय होते हैं। ठीक है, एक रूरल लोकल बॉडीज हैं जिसमें ग्राम पंचायत और अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, और इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज हैं। ठीक, इसमें क्या है कि अभी जो 74वां संविधान संशोधन है उसने 2 बातें बोली है, जनसंख्या के आकार, मानी किस प्रकार की जनसंख्या है, और क्षेत्र का आधार। इसी 2 मानदंड हैं जनसंख्या का। ये यूपीएससी यहाँ पे टारगेट कर सकता है जनसंख्या, ये लोग आप लोग छोड़ देते हैं चीज़ें पढ़ते हैं तो, यह जनसंख्या का आकार, ये 2 एक मानदंड हो गया। दूसरा हो गया क्षेत्र का आधार। इसी पे आधार पे 3 प्रकार का जो है ये 3 स्तरीय वर्गीकरण होता है। 3 वर्गीकरण का है, कौन सा है, नगर पंचायत होते हैं, ये अर्बन क्षेत्र होते हैं, मतलब जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं तो उनको नगर पंचायत बोला जाएगा। म्यूनसिपल काउंसिल होंगे छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और महानगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम होता है। ठीक है, इसमें 12वीं अनुसूची में अर्बन लोकल बॉडीज में इसको दिया गया कितना, 18 काम। आपको कमेंट करना है कि ग्राम पंचायतों को कितने प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, कितने संख्या बताइए, जिसमें 18 कार्य क्या है जो है ये किसको सौंपे गए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज को। इसके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 विशेष कार्य हैं जिसको सौंपे गए हैं अर्बन लोकल बॉडीज को। ठीक है, तो रूरल लोकल बॉडीज जो है ग्राम पंचायतों को, या फिर जो आपको ब्लॉक होता है, फिर जिला पंचायत होता है, यानी पंचायत वाले जो सदस्य पंचायतों को कितने प्रकार की जो है कार्य सौंपने की बात की गई है, कितना संख्या उसकी कितनी है, इसको कमेंट करिएगा। लक्ष्मीकांत में दिया है, बहुत लोग मुझे पता है इग्नोर किए होंगे, बट क्या है 18 क्या है, इसको अर्बन लोकल बॉडीज को है, तो रूरल लोकल बॉडीज को कितना है, इसको आपको कमेंट करना है, और जरूर से जरूर करना है कमेंट कि कितने जो है आपको कार्य सौंपे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और कार्यकाल के पूरा होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करना क्या है, कंपलसरी है एकदम, ये संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, तो अभी आता है एक दूसरा आता है आर्टिकल की रिपोर्ट ऑन द बिल ऑफ फॉर क्रिमिनल्स लॉ। जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि जो है हम लोगों को कवर करना है, अभी लेंदी ज़्यादा है। तो रिपोर्ट ऑन द बिल फॉर क्रिमिनल लॉ, तो गृह मंत्रालयों पर जो संसदीय स्थायी समिति थी उसने क्या बोला कि जो भी आपराधिक कानून में सुधार संबंधित 3 विधेयक आए थे, आपको बताया ना कि अभी आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह को संशोधन किया गया, तो उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की किसने,
संसदीय स्थायी समिति ने। तो भारतीय दंड संहिता थी, उसका स्थान किसने ले लिया? भारतीय न्याय संहिता ने लिया 2023। सीआरपीसी का स्थान किसने ले लिया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने ले लिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान किसने ले लिया? भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 ने ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या है कि जब ये पारित हो गई थी तो इसको जो संसद में पेश करने के बाद क्या है कि पीएससी को भेजा गया था। ठीक है, संसद की जो स्थायी समिति है, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं उसको भेजा गया था, तो इसने अपना रिपोर्ट दिया। तो अभी क्या है कि इसके उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट के? इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि जो अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं उसका निपटान जल्दी हो, समय पर न्याय सुनिश्चित हो, जो भारत में अप्रासंगिक जो औपनिवेशिक काल के यानी कि जो अंग्रेजों के समय के जो कानून थे उसको हटाया जाए, और जो न्यायालय में जो एफआईआर हुई है या जो न्यायालय में जो दोष सिद्धि की दर है यानी जो एफआईआर हुई है, जो अपराधी हैं जो पंजीकृत मुकदमे उसमें दोष सिद्धि और अन्य जो उसका जो अंतिम फैसले हैं उसमें वृद्धि की जाए। ठीक है, तो प्रमुख बदलाव क्या है कि आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। यह धारा जो है प्रकृति के नियम के खिलाफ जो है यह क्या करती थी? अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित थी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें सिफारिशें की गई हैं कि इसको जो है कि जो समिति ने क्या सिफारिश की है उसको आप जानते हैं। समिति ने सिफारिश यह की है कि 377 को जो है लैंगिक रूप से तटस्थ न्यूट्रल बना करके आंशिक रूप से बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने बोला कि जो है कि व्यभिचार को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बना करके इसे अपराध के रूप में घोषित करना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें क्या था प्रावधान कि आईपीसी के प्रावधानों के तहत 6 अपराधियों को 6 प्रकार की सजा दी जाती थी, जैसे मृत्युदंड हो गया, आजीवन कारावास हो गया, संपत्ति की जब्ती हो गई, जुर्माना हो गया, सामुदायिक सेवा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया कि क्या है कि न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कमेटी की सिफारिश थी। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप में एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था बात की गई थी। तो इसमें बोला गया कि केवल जो है राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति हो, मतलब राज्य के द्वारा जो भी स्थानीय होता है ना, लोकल लॉ जो भी हैं, आपको ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ाया था कल, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, तो राज्य के जो निर्दिष्ट तरीके हैं उसी के आधार पर जो है ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति होनी चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान यहाँ पे बात की गई थी हथकड़ी का उपयोग करना। तो यहाँ पे क्या है कि आर्थिक अपराधियों को जो है अपराधियों को जो है हथकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। यहाँ बात की जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता बढ़ानी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इसका सिफारिश इसने किया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का करना चाहिए, उचित रूप से प्रबंधन करना चाहिए, बस ये बात थी। तो अभी क्या है, एक आता है कि डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट द एमपी एंड एमएलए। अभी एक ये आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो मामले थे उसको शीघ्र निपटान के लिए हाई कोर्ट को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ये दिशा निर्देश किस तहत जारी किए गए हैं? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है जारी किए गए हैं। इसमें क्या है, अधिनियम की धारा 8(3) को चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) क्या बोलती है कि ये राहुल गांधी के समय में भी ये जो केस था उसमें भी लागू हुआ था कि कम से कम 2 साल की सजा पाने वाले जो अपराध होंगे, उनके दोषी उम्मीदवार होंगे, उनको क्या आगे 6 वर्षों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देती है और उसकी सदस्यता जो है निरस्त कर देती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को विधायकों और सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के लिए शीघ्र निपटान के लिए संज्ञान लेकर के मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया। मतलब आप स्यू मोटो जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है और इन मामलों को इन द डिसग्रेडेड कोर्ट ऑफ द एमपी एंड एमएलए शीर्षक के तहत इसको दर्ज करके जल्दी से जल्दी इसका निपटान करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोली है सभी हाई कोर्ट को। और ऐसा सुनवाई कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ करेगी। ठीक है, जो डेडिकेटेड डेसीग्रेडेड यानी कि न्यायालय इसमें दिया है कि डेसीग्रेडेड न्यायालय निम्नलिखित को प्राथमिकता देगा। किसको देगा प्राथमिकता? कि जो सांसदीय विधायकों के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले होंगे उसको जो है ये प्राथमिकता देगा। 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आपराधिक मामले होंगे। अन्य मामले जैसे कि ट्रायल कोर्ट दुर्लभ अपरिहार्य कार्यों से छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर मामलों का स्थगन नहीं करेगा। मतलब यह कि जल्दी से जल्दी जो है इसका निपटान करना है। अब क्या है कि अभी एक बात यह है कि उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्या है कि अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? उपाय करने पड़ेंगे। अभी क्या है इसमें आप आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल 227 के तहत क्या है कि हाई कोर्ट को अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी करने के लिए उपाय करने होंगे। 227(1) क्या कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जहां अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है सभी न्यायालय और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा। ठीक है, ये मैं इसमें कुछ समझा इसलिए नहीं रहा हूँ कि शब्दशः आपको देखना पड़ता है। शब्दशः जो आर्टिकल बोल रहा है यानी कि अनुच्छेद 227 क्या बोल रहा है कि अपनी शक्तियों का उपयोग कौन? हाई कोर्ट ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए करेगा इसके तहत। ठीक है, आर्टिकल 227(1) क्या है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय
उन राज्य क्षेत्रों के जहां अपनी अधिकारिता का उपयोग करता है सभी जो है न्यायालयों और अधिकरण, यानी कि सभी जो न्यायालय होंगे उसके नीचे के जितने जितने भी न्यायालय होंगे और जो ट्रिब्यूनल्स होंगे उसका क्या करेगा, अधीक्षण करेगा, यानी उसका रेगुलेशन करेगा, ये बात बोलता था। ठीक है, तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ मामले हैं जिनको जो है ऐसे कोर्ट में जिसको बात की जा रही है, तो लिली थॉमस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको लिखना पड़ता है इसको। लिली थॉमस को 2013 में था, लिली थॉमस नाम भारत संवाद में। इसमें बोला गया था कि जो सांसद या कोई विधायक 2 साल का अगर अपराधी है तो उसको क्या है कि वे सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। एडीआर रिफॉर्म्स बनाम जो भारत संवाद था, इसमें क्या था कि जो भी मतदाताएं हैं उसके बारे में जो है उनके बारे में जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो क्या है जो है उसको मतदाताओं के बारे में जो भी मतदाता हैं उनको अपने उम्मीदवारों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी जो है प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब किस प्रकार की जो उनकी छवि है, किस प्रकार की उनके जो आपराधिक केस है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी है। तो इसी पे जो है एडीआर रिफॉर्म्स 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोल दिया, इसी से आगे बढ़ते हुए कि जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे कि अपने जितने उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनकी जितनी जो है जो दंडित आपराधिक मामले हैं या फिर जितनी उनकी आपराधिक मामले पेंडिंग है, सबकी जो है जानकारी क्या करेगी, अपने वेबसाइट पे जो है उसको पब्लिश करेगी पब्लिक डोमेन में, ताकि लोग भी जाने ये क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आर्टिकल नंबर लास्ट, हमने दो आर्टिकल बचे हुए हैं। इनेबलिंग द कम्युनिकेशन ऑन अ रियल टाइम इन्वायरमेंट, इनक्योर, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा, इनकोर। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकोर के माध्यम से जो है उम्मीदवारों और चुनाव समेत संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने क्या किया है, इनकोर के माध्यम से इनकोर के माध्यम से जो है ध्यान देना है, किसके द्वारा, ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो इस क्या है कि उम्मीदवारों चुनाव समिति जो है संबंधित जितने भी प्रबंधन होगा, यानी कि चुनाव संबंधित जो प्रबंधन होता है और उम्मीदवारों संबंधित जो प्रबंधन होता है, उसमें के लिए क्या है, एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है इनकोर के माध्यम से। ठीक है, अब ये क्या है कि एक एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ये एप्लीकेशन है, ये एंड टू एंड, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप देखेंगे ना, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड योर मैसेज इन प्रोवाइडेड विथ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ऐसे लिखता है। तो इसमें क्या है कि जो एंड टू एंड एप्लीकेशन है, यानी क्या करता है, ये रिटर्निंग अधिकारियों को डाले गए वोटों के डिजिटल रूप में देने, राउंड वार डाटा को सारणीबद्ध करने और फिर मतगणना की अलग अलग जो है वैधानिक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम रहेगा। मतलब अगर क्या है कि अगर मान लीजिए काउंटिंग हो रही है, ठीक है, तो इतने राउंड के बाद इतनी सारी डेटा जो आती है चुनाव आयोग पब्लिश करता है, तो वो क्या करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनको जो है ये सक्षम बनाएगा कि वे जो है अपडेट करते रहे और एंड टू एंड जो है चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर के बीच में कम्युनिकेशन ये गैप नहीं होने देगा। तो ये एप्लीकेशन है ये। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इनकोर स्क्रूटनी क्या है कि यह ईसीआई की जो है एक जो है एप्लीकेशन है, यह रिटर्निंग अधिकारियों क्या करती है, उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में जो है सक्षम बनाती है। ठीक है, इनकोर नोडल ऐप क्या होता है, इसमें इस माध्यम से अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे जो विभाग है राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को क्या करती हैं कि रैली और रोड शो के आयोजित करने के लिए अनापत्ति पत्र, यानी कि जो है इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती हैं। ठीक है, मतलब कोई आपत्ति नहीं अगर आप, मतलब इसमें क्या है कि अग्निशमन, पुलिस, शिक्षा, पर्यावरण जैसे जो अनेक दल होते हैं, अनेक विभाग होते हैं, वे जो राजनीतिक दल हैं, मान लीजिए वो एक पार्टी है, वो क्या करना चाहती है, रैली करना चाहती है, मान लीजिए कि कोई वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में पार्टी करना और जो है वो रैली करना चाहती है, तो उसके लिए क्या है, इनकोर नोडल ऐप क्या करता है, अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण जैसे अनेक जो विभाग हैं वो क्या करते हैं कि एनओसी जारी करते हैं। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हैं इसके लिए। तो इसी की है इनकोर नोडल ऐप है। ठीक, अभी क्या है, फिल्म पायरेसी को रोकना, कर्बिंग द फिल्म पायरेसी, दूसरा आर्टिकल है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। किसने की है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, फिल्म की पायरेसी को रोकने के लिए। इसके तहत क्या है कि जो भी पायरेसी के खिलाफ शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सीबीएफसी जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है और सूचना जो प्रसारण मंत्रालय उससे क्या है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसको क्या है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत एक तंत्र को स्थापित किया गया है। अब एक बात यह है कि जो मूल कॉपीराइट धारक है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका एक सॉन्ग है, ठीक है, उस सॉन्ग को किसी ने यूज कर लिया और ये व्यक्ति जो है ये इसके खिलाफ शिकायत करना चाहता है, तो क्या होगा कि अभी क्या था कि मूल कॉपीराइट धारक जो है, ठीक, उसके द्वारा कोई भी अधिकृत व्यक्ति है वो कंटेंट की पायरेसी के मामलों में लेकर के वो शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो अभी जो गैर अधिकृत व्यक्तियों की शिकायतों के लिए क्या होगा कि अधिकारी जो है वास्तविकता की जांच करेगा और फिर इसके बाद अलग अलग सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अधिकारी के निर्देश के बाद क्या है, जो भी मीडिएटर्स होंगे मध्यवर्ती को 48 घंटे के भीतर ऐसे इंटरनेट लिंक हटाने होंगे जहाँ से पायरेटेड कंटेंट होस्ट किया गया हो। ठीक है,
तो पायरेसी पर अंकुश करने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है। ये क्या है, 1952 में संशोधन करता है। कौन? सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 1923 बोल रहा हूँ, 2023 सॉरी। तो क्या है कि यह जो है मौजूदा कानून का समर्थन कौन करता है? कॉपीराइट एक्ट 1957 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ये जो है इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है कि प्रमुख प्रावधान इस एक्ट में यह है कि जो रिकॉर्डिंग, यह अधिनियम क्या है, फिल्मों पे अनाधिकृत रिकॉर्डिंग उस पर दिखावे पर रोक लगाएगा और सजा के लिए जो ये अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। अभी क्या है कि इंटरनेट में बहुत सारा प्रचार होने के बाद क्या है कि फिल्में और जो कंटेंट है उसकी चोरी बढ़ गई है, इसकी अनधिकृत नकल भी तैयार की जाती है, कॉपी के तैयार कर जाती है। तो इसी से जो है फिल्म उद्योग को क्या है कि हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो इसके लिए रोकने के लिए ये बात यहाँ पे की गई है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से एक तंत्र को बनाया गया है जो पायरेसी को, फिल्मों की पायरेसी को रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्टिकल सारे कवर हो चुके हैं। तो अभी आप विजन IAS का ये आप इसको स्कैन करिए यहाँ पे, और 3 क्लासेस में ये खत्म हुई है तो तीनों क्लास को देख लीजिएगा। तीनों क्लासेस देखने के बाद इसको स्कैन करके यहाँ पे क्विज़ लगाइएगा। यहाँ पे क्विज़ होगा, 10-15 क्विज़ दिए होंगे। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना सीखा और क्या क्या चीज़ें जो है जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कितना ग्रहण हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिए, सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और मुझे पता है कि अभी आप लोग सपोर्ट करते हैं, बट सहयोग की आपसे बिल्कुल अपेक्षा है। और हम लोग बहुत जल्दी जो है अभी आपके लिए करंट अफेयर के लिए जो है PT 365 और मेंस वगैरह हर चीज़ जो है इसमें ज़रूर कवर कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।